नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत हम 7वें पाठ का अभ्यास कर रहे थे। 7वां पाठ था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हमने 7.1 में कुछ चीज़ों का अभ्यास किया था। आज हम अभ्यास करेंगे 7.2 का अभ्यास करेंगे। 7.2 में हमारे पास सवाल है, पादप में गति के प्रकार उदाहरण के साथ समझाइए। पादप में गति के दो प्रकार हैं, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है वृद्धि आधारित गति और वृद्धि से मुक्त गति। इसके लिए हमें यहाँ से पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो देखते हैं पादप में गति के प्रकार किस प्रकार हैं, तो उसकी बात करते हैं। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियाँ छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, ये हमें पता है। आप लोगों में से कई बच्चों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसकी पत्तियों को छुआ भी होगा और वे पत्तियां मुड़ना प्रारंभ करती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं। और एक उदाहरण है कि जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। यह सब वृद्धि का परिणाम है। पादप में हमारा सवाल जो था गति के प्रकार, तो पहले गति होती है पादप में वृद्धि के कारण। एक और हमारे पास उदाहरण है कि छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज़ी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, जबकि नवोद्भिद कोई नया सा बीज या पौधा तीव्र गति वृद्धि के कारण उसकी वृद्धि होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप की दो भिन्न प्रकार की, कितने प्रकार की, तो दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। तो पादप में एक वृद्धि आधारित गति होती है और दूसरी होती है वृद्धि से मुक्त। दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक उदाहरण है छुई मुई का पौधा और दूसरा उदाहरण है नवोद्भिद, नया सा कोई भी पौधा। ये दो उदाहरण हैं अंदर। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर का सवाल था ये। आगे 14 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। पादप में समन्वय जंतुओं के समन्वय से कैसे अलग होता है, अथवा छुई मुई का पौधा किस प्रकार से स्पर्श का सूचन करता है। यहाँ पर मेरी किताब में चित्र नहीं छपा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं छुई मुई का पौधा जो है वह किस प्रकार से संसूचन करता है। तो देखिए कि छुई मुई का पौधा जो है उसकी गति वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये हमने पढ़ा। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक। छुई मुई के पौधे में तंत्रिका ऊतक नहीं होता, न ही कोई पेशी ऊतक होता, इसीलिए उसे स्पर्श होने की सूचना संचारित करनी पड़ेगी। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। बहुत ही महत्व का शब्द है वैद्युत रसायन। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। जंतुओं में ऊतक होते हैं, तंत्रिका ऊतक, लेकिन पादप में ऐसे कोई ऊतक नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होती, परंतु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। छुई मुई का पौधा जो है वह अपने अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन करता है, इसीलिए उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उसका आकार बदल जाता है।
सूर्यमुखी के पौधे की बात हो गई। आगे का नया सवाल लेते हैं, वृद्धि के कारण गति। तो मटर के पौधे में वृद्धि के कारण गति समझाना है। 15 नंबर का सवाल है, मटर के पौधे में वृद्धि के कारण गति समझाना। तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से, प्रतान यानी तना, यहाँ पर बहुत ही शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, प्रतान यानी तना। किसी भी पेड़ और पौधे के जो तने होते हैं उसको यहाँ पर प्रतान कहा गया है। तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, किसी एक निश्चित दिशा में यानी दिशिक। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहे हैं, पादप गति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मटर के पौधे में वृद्धि आधारित गति हमारे पास इतना ही है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन का प्रयोग चित्र बनाकर समझाइए। चित्र यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आप लोगों की किताब में चित्र होगा, आप लोगों को उसी चित्र के हिसाब से काम करना है। तो चित्र में देखते जाइए। शंकु फ्लास्क को जल से भर दीजिए। पहले तो एक शंकु या फ्लास्क यानी एक कोई भी पात्र लीजिए, उसे जल से भर दीजिए। फिर उस फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक दीजिए। एक ताज़ा छोटा सेब का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहें, और एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहाँ से प्रकाश आ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्व का मुद्दा है। बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उस तरफ रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2 या 3 दिन बाद हम देखेंगे तो प्ररोह यानी उसका तना प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती है। क्या होता है तो यहाँ पे समझाया गया है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, उल्टा कर दीजिए। इससे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित बिना छेड़छाड़ किए उसे छोड़ दीजिए। तो क्या होगा तो हमें दिखाई देगा कि ये 3 सवाल दिए गए हैं। क्या होगा वह यहाँ पे बताया गया है। तो पर्यावरणीय प्रेरण जैसे कि प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक तथा अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन 2 भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। इस प्रयोग का यह परिणाम हुआ। आगे की ओर चलते हैं। नया सवाल 17 नंबर का सवाल है, अनुवर्तन का अर्थ और उसके उदाहरण समझाइए। हमारे पास यहाँ पर अनुवर्तन के बारे में लिखा है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए जो अनुक्रिया करते हैं उसे कहते हैं अनुवर्तन। उद्दीपनों के लिए जो भी अनुक्रिया करते हैं उसे अनुवर्तन कहते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह यानी तना ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। तो यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरिगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं।
पौधे में यह जो गति दिखाई देती है, अनुवर्तन दिखाई देता है, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। दो और हमारे पास अनुवर्तन है, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन के भी उदाहरण हमारे पास हैं। रसायनुवर्तन का उदाहरण है तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, और जलानुवर्तन का उदाहरण है कि पौधे का पानी की तरफ वृद्धि करना। इसमें किताब में नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग सोच के बना सकते हैं। जैसे कि कमल का पौधा, उसमें उसकी जड़ें पानी की तरफ ही गति करती हैं, पानी की बाहर नहीं आती। यह जलानुवर्तन का उदाहरण हो गया। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर का सवाल, समझाइए कि विद्युत आवेग के उपयोग की सीमाएं होने पर भी समन्वय के लिए उत्तम साधन है। विद्युत आवेग, पौधे में, पादपों में जो विद्युत आवेग होता है उसकी सीमाएं होती है, लिमिट होती हैं, फिर भी समन्वय के लिए वह उत्तम साधन है। किस प्रकार उत्तम साधन है देखते हैं। तो जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। जंतु शरीर में हमारी भुजा और अंगुलियां यादच्छ न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए, और इसी संचरण के लिए पादपों में विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए कुछ सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, परंतु जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपना कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। यहाँ तक इसका आंसर है। आगे का नया सवाल देखते हैं। अंतःस्रावीय समन्वय समझाइए। पादपों में अंतःस्रावीय समन्वय, यदि एक विद्युत आवेग को जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उसकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने के योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन यानी अंतःस्राव आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। ये सवाल जो है हमने देखा अंतःस्रावीय समन्वय, आपको 4 से 5 बार पढ़ना होगा किताब में, तभी थोड़ा दिमाग में जाएगा, थोड़ा मेहनत करवाएगा। अब एक आसान सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, पादप हार्मोन का वर्णन कीजिए। पादप हार्मोन की बातें करते हैं। पादप हार्मोन में हमारे पास सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है वृद्धि करना। दूसरा हार्मोन हमारे पास है जिब्रेलिन, यह भी वृद्धि में सहायक होता है। और तीसरा एक और है साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है।
ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, 3 हार्मोन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। एक और हमारे पास हार्मोन है अंत में एब्सिसिक अम्ल। इन सभी का कार्य देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, प्रेरित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। एक और दूसरा उदाहरण हमारे पास है जिब्रेलिन, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। तने की वृद्धि में। साइटोकाइनिन एक और है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फल और बीज में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। कुछ अंतःस्राव यानी हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो वृद्धि का संदमन करते, संदमन। ऐसा एक उदाहरण है एब्सिसिक अम्ल, जो वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसी अम्ल, एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव के अंदर में आता है। यहाँ तक देखेंगे। आज हमारे पास 20 नंबर तक के सवाल हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ 20 नंबर का सवाल है। आगे हम लोग 7.3 में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक के सवाल जब आप लोग लिख लीजिए, नोटबुक में अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।